प्रसाद, आपसे हम सबसे पहले ये समझना चाहते हैं, इस एस्केलेशन को कहां पर जाते हुए आप देख रहे हैं? एस्केलेशन को कहां तक जाएगी ये कहना बड़ा कठिन है अभी, लेकिन हाँ, जिस तरीके से हालात नज़र आ रहे हैं और जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू के बयान आए हैं, वो कह रहे हैं कि इस लड़ाई को मैं अंत तक ले जाऊंगा जब तक मेरा पूरा मिशन कंप्लीट नहीं होगा। लेकिन श्वेता, इससे पहले जानना ये ज़रूरी है कि इसके पीछे क्या चीज़ें थी। सबसे पहले समझिए कि इजराइल ने ईरान के ऊपर हमला करने की तैयारी आज या यस्टरडे कल से नहीं शुरू की है, ये बहुत दिन से उसकी तैयारी कर रहे हैं। उसकी तैयारी के लिए इन्होंने पूरा इंतज़ाम किया है। आप देखेंगी कि इनको गाज़ा के अंदर हमास ने परेशान कर रखा है, इनको लेबनान में हूती ने परेशान कर रखा है, इनको असद की रिजीम ने सीरिया में परेशान कर रखा था, इनको यमन में हूती ने परेशान कर रखा, चारों तरफ से घिरे हुए थे। तो इस तरीके से इन्होंने, आपने 2-3 महीने पहले एक रिपोर्ट भी देखी थी जब इजराइल ने पूरे न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ की एक रेकी भी की थी, उनके रडार्स की रेकी की थी, सारी चीज़ उन्होंने प्लॉट कर ली है। तो अब जब ये प्लान खुला है, व्हेन दिस प्लान हैज़ बीन पुट इनटू एग्जीक्यूशन, तो इसकी बहुत सख्त, बहुत डिटेल में तैयारी हो रखी है। और इस तैयारी के जरिए आपने देखा 2-1.5 दिन हो गया अभी इस लड़ाई को, काफ़ी हद तक ईरान के अंदर बहुत डैमेज हो चुका है, उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पे काफ़ी डैमेज हो चुका है। ये सब मान कर चल रहे हैं कि ईरान अगर न्यूक्लियर कैपेबल हो गया तो इजराइल के लिए बहुत कठिन समस्या खड़ी हो जाएगी। इसलिए नेगोशिएशन भी चल रही है कि किसी प्रकार से उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम कुछ रोका जाए। आज की खबर यह है कि तकरीबन 65% यूरेनियम वेपनाइज ग्रेड तक पहुंच चुका है, और जो इजराइल ने अभी इस पर बमबारी की है उससे लगता है कि काफ़ी हद तक वहाँ एक तरह से रेडियोलॉजिकल कंटेमिनेशन या केमिकल कंटेमिनेशन भी होना शुरू हो गया है। तो इन सब चीज़ को देखते हुए ये कहना बड़ा कठिन है कि लड़ाई रुकेगी कहाँ। ये लड़ाई तब रुकेगी उन इलाकों से जो तस्वीरें आ रही हैं उसे देखकर ये स्पष्ट तौर पर कहा जा सकता है जनरल प्रसाद। साथ में हमारे साथ मेजर जनरल ए.के. सिवाच भी जुड़ चुके हैं, अशरफ वानी हमारे साथ जुड़ चुके हैं श्रीनगर से। जनरल सिवाच, आपके पास आने से पहले मैं अशरफ वानी के पास चलती हूं, क्योंकि हम में से अधिकांश रिपोर्टर्स रहे इजराइल के भीतर, वहां पर हमने देखा कि किस तरीके से इजराइल सामना कर रहा है। लेकिन अशरफ, उन सभी सरहदों से होते हुए इजराइल के ऊपर किस तरीके से अटैक किए जा रहे थे, उन सबको देखा है अशरफ ने। अशरफ, ईरान को लेकर हम इस समय उसकी उस प्रॉमिस 3 को, उसको हम अगर लेकर बात करें, इस समय ईरान के भीतर किस तरह की इस समय परिस्थितियां हैं, वो इस एस्केलेशन को कहां पर ले जाना चाहता है? श्वेता, बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा। दरअसल जैसे अभी जनरल साहब कह रहे थे कि इजराइल सालों से तैयारी कर रहा था ईरान पर इस तरह का हमला करने का, ताकि उनके जो न्यूक्लियर एसेट्स हैं या जो उनकी जो यूरेनियम एनरिचमेंट के प्लांट्स हैं उनको तबाह करे। उसने काफ़ी कोशिश की थी बेंजामिन नेतन्याहू ने कि अमेरिका ये काम करे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के पहला उनका दौर था तब भी उन्होंने ये नहीं किया कि सीधे तौर पर ईरान पर हमला करे, बल्कि बातचीत की प्रक्रिया शुरू की थी। उसके बाद जब बाइडेन का दौर आया तब भी बेंजामिन नेतन्याहू ने कोशिश की थी कि अमेरिका जो है ये काम उनके लिए करे, लेकिन तब भी जो है कहीं ना कहीं अमेरिका अपने आप को बचाता रहा, क्योंकि अमेरिका के लिए ये जो खाड़ी का क्षेत्र है काफ़ी महत्वपूर्ण है। उनके अधिकतर सैनिक जो हैं खाड़ी के अलग अलग देशों में तैनात हैं, उनके बेसिस हैं, चाहे वो बहरीन की बात करें, कुवैत की बात करें, जॉर्डन की बात करें या इराक की बात करें। तो बचना चाहता था अमेरिका कि उन पर सीधे तौर पर जो है अमेरिका और ईरान का युद्ध ना हो, लेकिन जो दुश्मनी है वो दशकों से दोनों देशों के बीच में चल रही है। अब नेतन्याहू जब उसको लगा कि कहीं ना कहीं जो है डोनाल्ड ट्रंप भी बातचीत की प्रक्रिया कर रहे हैं शुरू ईरान के साथ, खासतौर से न्यूक्लियर एसेट्स को लेकर और न्यूक्लियर ट्रीटी को लेकर, तो उस बीच जो है बेंजामिन नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप को कहा कि नहीं, मेरे लिए ज़रूरी है कि ईरान के जो उनको एटॉमिक पावर बनने नहीं देना है। तो उसी के तहत हमने देखा कि अब तक का सबसे बड़ा प्रहार जो है इजराइल की तरफ से शुक्रवार सुबह से शुरू हुआ और ईरान पर 300 जो है अटैक्स हुए। 200 विमान, वो भी अमेरिका के F-35, F-16, F-15 इस्तेमाल किए, और इंटेलिजेंस जो मोसाद की है चुनकर जो टॉप लीडरशिप ईरान की है, मिलिट्री लीडरशिप,
उसको पूरी तरह से असैसिनेट किया। सही बात है अशरफ, आप चार भी में बता से रहे हैं वही 3 चीज। प्रमुख जनरल प्रसाद की तरफ से जो भी है, ये स्पष्ट किया गया है कि ये आज की तैयारी नहीं है। इजरायल कोई अचानक गुस्से में उठ के अटैक नहीं करता है। मैं अपने प्रोड्यूसर से कहूंगी कि वो तस्वीरें जंग की जरूर दिखाते रहे कि किस तरीके से दोनों तरफ से ये आक्रमण किए गए हैं, क्योंकि ये बहुत अहम है देखना कितने अग्रेशन के साथ ईरान की तरफ से भी पलटवार किया गया है, वहां से भी किस तरीके से इजरायल के ऊपर और खासकर टेल अवीव को केंद्र में रखकर निशाना साधा गया है। जनरल सिवाच, अमेरिका को लेकर और आज से नहीं दशकों से ईरान की न्यूक्लियर कैपेबिलिटी और वो किस तरीके से थ्रेटन करती है इजरायल को, ये बात नेतन्याहू की तरफ से कही गई है। बार बार वो चाहते हैं इस तरह की चीज हो। ईरान अगर ये कहता है कि अमेरिका को भी, नाम लेकर नहीं, कहता किस कोई भी देश अगर सहायता करेगा तो हम पीछे नहीं हटेंगे। देखिए, एक बात होती है देश की ताकत और एक बात होती है किसी देश का पागलपन कि हम करेंगे, हमारे ऊपर आक्रमण किया हम पलटवार करेंगे, और वही चीजों को आगे बढ़ाता ले जाता है। अगर सोच समझकर सब करें तो शायद परिस्थितियां यहां तक पहुंचे ही नहीं। जनरल सिवाच। हाँ बिल्कुल, देखो श्वेता, इसमें कोई शक नहीं कि ये लड़ाई का दायरा कहाँ रुकेगा, इसका एक ही डिपेंडेंस है कि ईरान अगर जो अमेरिका की बेसिस है मिडिल ईस्ट में, जो कि 18 बेसिस हैं टेम्परेरी, 8 परमानेंट हैं, जैसे कुवैत में है, ओमान में, सऊदी अरेबिया, कतार में और यूएई में, अगर वो डायरेक्ट उन पे हमला करेगा तो फिर अमेरिका भी पलटवार करेगा और फिर ये लड़ाई का दायरा बढ़ सकता है। मगर अगर अभी हम देखें कि जिस प्रकार से इजराइल ने बहुत सटीक हमले किए थे ईरान पे और उसके 4 टॉप मिलिट्री कमांडर मार दिए, 6 साइंटिस्ट मार दिए, और मोसाद जो है वो 2000 लोग अपने एजेंट के थ्रू ईरान के अंदर इन्फिल्ट्रेट कर चुका है और वहां से इसने कार्रवाई की है। और जो न्यूक्लियर फैसिलिटी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नाताज है, जो कि एक तेहरान के साउथ में है, उसको 70% इन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया। तो यह सच्चाई है, यह अस्तित्व का सवाल है इजराइल का। इजराइल ईरान को न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाने देगा और ईरान न्यूक्लियर हथियार बनाने के बहुत नजदीक था। उसने इनरिचमेंट कर दिया था यूरेनियम 60% से ज्यादा। अब बात आती है कि ये कभी क्वेश्चन आता है कि जब इजराइल के पास न्यूक्लियर हथियार हैं तो अगर ईरान के पास भी न्यूक्लियर हथियार आ जाते हैं तो फिर क्या प्रॉब्लम है। तो सच्चाई है, इजराइल का जो साइज है वो बहुत छोटा है, उसके पास सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी नहीं है। अगर उसके ऊपर कोई न्यूक्लियर अटैक हो जाता है तो फिर वो उसका नामो निशान मिट जाता है। इसलिए उसका अस्तित्व का सवाल है, उसके एग्जिस्टेंस का सवाल है, वो अलाउ नहीं कर सकता ईरान को न्यूक्लियर हथियार बनाने के लिए। और दूसरे जो मिडिल ईस्ट के अंदर मुस्लिम कंट्रीज हैं, चाहे सऊदी अरेबिया, यूएई, ओमान, बहरान, ये भी नहीं चाहते कि ईरान के पास न्यूक्लियर हथियार हो। इसलिए ईरान के पास कोई ज्यादा साथी नहीं है मिडिल ईस्ट में। मगर अगर ये लड़ाई का दायरा बढ़ता है, अगर ईरान जो है ये इजराइल जो अमेरिकन बेसिस को हमला करता है, तो फिर ये लड़ाई का दायरा बढ़ेगा, इसमें अमेरिका आएगा और फिर चाइना और रूस के आने के चांसेस हैं और फिर ये लड़ाई फैल सकती है। नहीं तो अभी के टाइम में ये लिमिटेड अगर बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा, ये सारे सवाल हैं।